हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 4 अप्रैल 2024 और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर्स प्लस डिफरेंट न्यूज़पेपर्स प्लस कोचिंग वेबसाइट्स एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स में जो भी आर्टिकल पब्लिश होता है रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग आर्टिकल से, जो कि है इंडियन लॉरेल ट्री से संबंधित। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है, आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उन्होंने पापीकोंडा नेशनल पार्क में एक इंडियन लॉरेल ट्री का बार्क काटा है। बार्क जैसे ये ट्री है, तो ये जो हिस्सा होता है ना, इसी को हम कहते हैं बार्क। तो जब काटा था ना, तो देखा कि ये जो ट्री है समर में पानी स्टोर करता है, और ये चीज़ पहले ही कोंडा रेड्डी ट्राइब, एक ट्राइब है आंध्र प्रदेश की, इन्होंने पहले ही इस चीज़ को क्लेम किया था। यानी कि ये जो कोंडा रेड्डी ट्राइब है, इस चीज़ की नॉलेज रखता था कि हाँ, एक ऐसा ट्री है जो गर्मियों में पानी स्टोर करता है। एक बार यहाँ देख लो इमेज में, पापीकोंडा जो आपका नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है। ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का ये जो रीजन है, ये है आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क। अब सीन ये है, जिसे ये ट्री की बात कर लो, इसको है ना टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, यहाँ देखो, इसको ये भी कहते हैं। उसका पानी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला और खट्टा होता है टेस्ट में, और कलर में ऑरेंज येलोइश होता है। ये सब फाइटोकेमिकल्स की वजह से होता है, लेकिन पानी पीने लायक है। यहाँ देखो इमेज में, एक बड़ा ट्री तकरीबन 4 से 6 लीटर पानी स्टोर कर सकता है। अब समझ में आ रहा है कैसे ये सारी चीज़ें जो भगवान ने नेचर को बनाया है, कैसे अडेप्टेबिलिटी भी बनाई है। और हाँ, सिर्फ 5 से 10% ट्रीज़ ही ऐसे होते हैं जो स्टेम में पानी स्टोर करते हैं। पानी स्टोर करने वाले ट्रीज़ में ट्रंक पे एक लेटरल रिज होता है, ऐसे, ठीक है, जिसको हम विंग भी बोलते हैं, जो पानी होने का सिग्नल होता है। ये इनकी अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी है। समर में जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन यानी कि आप जब गर्मियों में पसीना आता है, ऐसे ही लीव्स में छोटे छोटे क्या होते हैं, स्टोमेटाज होते हैं, छेद होते हैं। इन छेदों की ज़रिए जो वाटर वेपर है वो बाहर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो समर में ये ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, तो कुछ ट्रीज़ अपने इंटरनल वाटर स्टोरेज कंपार्टमेंट में पानी स्टोर करके रख लेते हैं। अब कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, फिर इसके यूजेस की बात करेंगे। कोंडा रेड्डी ट्राइब ये आंध्र प्रदेश के ईस्ट और वेस्ट गोदावरी में आता है, और खमाम डिस्ट्रिक्ट में ये लोग रहते हैं। और इनकी जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है, तेलुगु। इनके अपने ट्रेडिशनल रूल्स हैं, और हर विलेज का एक हेडमैन होता है जो पेड्डा कप्पू कहलाता है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब ये जो है ना, ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप होते हैं। इनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 76,391 है, अगर हम बात करें 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं, बट थोड़ी बहुत पॉपुलेशन इनकी उड़ीसा और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस ट्री के यूजेस की। जैसा मैंने बात किया, इसको टर्मिनेलिया इलिप्टिका या फिर टर्मिनेलिया टोमेंटोसा भी कहते हैं। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में ये ट्री मिलता है। इसकी वुड काफ़ी यूज़ होती है, जैसे फर्नीचर बनाने में, सिल्क प्रोडक्शन में इसकी लीव्स का यूज़ होता है, और मेडिसिनल यूसेस भी हैं, जैसे डायरिया ट्रीट करने के लिए। तो बेसिकली ये जो ट्री है काफ़ी काम का है, स्पेशली
समर में पानी स्टोर करके जो आपके लोकल लोग हैं ना, उनके लिए ये ट्री फ़ायदेमंद है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कोल प्रोडक्शन से संबंधित। अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल ने इन्फॉर्म किया है कि लास्ट 10 ईयर में या फिर 10 साल में कोल और लिग्नाइट का जो प्रोडक्शन है वो 70% से ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सब कैसे हुआ है? गवर्नमेंट के सपोर्ट से। इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और अपना फॉरेक्स रिजर्व्स है उसको भी बचा रहे हैं। और 2025 और 26 तक कोल इंपोर्ट को रिप्लेस करने का टारगेट अचीव करने की राह पे भी हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के कोल सेक्टर की। हमारी कंट्री में दुनिया का 5वां यानी कि 5th सबसे बड़ा जियोलॉजिकल कोल रिजर्व है और कोल कंज्यूम करने में हम वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस करता है, ऑलमोस्ट 70%। और हाँ, इस साल तक 2023-24 टिल जैन 2024 की अगर हम बात करते हैं, हमने 217.75 मिलियन टन्स कोल इंपोर्ट किया, जिसमें मोस्टली नॉन कुकिंग कोल है, लगभग कितना 77%। पर चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अनसीजनल और लंबी बारिश होना कोल एरियाज़ में, पावर सेक्टर से पेमेंट्स ना मिलना, लेबर और इंडस्ट्रियल इश्यूज़, लैंड और इन्वायरमेंट के चैलेंजेस, कोल क्वालिटी का लो होना जिसमें ज़्यादा ऐश और सल्फ़र कंटेंट होता है, और पुरानी माइनिंग टेक्निक्स की वजह से प्रोडक्टिविटी कम, कॉस्ट ज़्यादा और सेफ्टी इश्यूज़। ये सारे क्या हैं? आपके चैलेंजेस हैं कोल सेक्टर के। गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए हैं, जैसे कोल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई है कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015, जिससे ऑक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बना है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट अमेंडमेंट 2021, इसमें बदलाव करके माइनिंग लाइसेंस इजी बनाया गया है। फिर कैप्टिव माइनिंग को ख़त्म करके कमर्शियल माइनिंग को बढ़ावा देना। कैप्टिव माइनिंग क्या होती है? अगर कोई कंपनी कोल का माइनिंग कर रही है पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम कैप्टिव कहते हैं। अगर कोई कंपनी उसको मार्केट में बेच रही है तो उसको हम कहते हैं कमर्शियल माइनिंग। और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस से माइन को ऑपरेशनलाइज करना स्पीड अप किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने रिफॉर्म लेके आए हैं, जिससे हमारा जो कोल का सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये था हमारा कोल से रिलेटेड आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ब्रिज फ्यूल से संबंधित। नेचुरल गैस को लोग ब्रिज फ्यूल बोलते हैं क्योंकि ये हमें कोल और ऑयल जैसे डर्टी फ्यूल से दूर ले जाके रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ स्मूथली ट्रांजिशन करने में मदद करता है। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि ब्रिज फ्यूल होता क्या है। ब्रिज फ्यूल, यहाँ देखो डेफिनेशन में, वो फ्यूल होता है जो कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ सोसाइटी को पावर देता है जब हम क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसका मेन एम होता है कि ज़्यादातर करंट फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज को रिप्लेस करें क्लीनर और मोर सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन से। सिंपल। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं? नेचुरल गैस इसको परफेक्ट ब्रिज फ्यूल बनाता है क्योंकि इसके कंबंशन से कम ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है, साथ ही ये नेशनल एनर्जी इंडिपेंडेंस को बूस्ट करता है और पोल्यूशन कॉस्ट को कम करता है। ठीक है, अब हमने नेचुरल गैस की बात करी, तो नेचुरल गैस होता क्या है?
नेचुरल गैस एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, बेसिकली एक फॉसिल फ्यूल है जो हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर से बना होता है। इसका मेन पार्ट जो है मीथेन होता है, यानी कि CH4, जो टिपिकली 70 to 90% तक होता है। इसमें इथेन, प्रोपेन और बहुत सारे माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट भी पाए जाते हैं। जो नेचुरल गैस होती है आपकी, नेचुरल गैस को क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है कंजम्पशन से पहले। इस प्रोसेस में कई बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, जिनको फर्दर यूज़ में लाया जाता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन या फिर यूजेस की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करता है, घरों, बिल्डिंग और पानी को गर्म करने में भी इस्तेमाल होता है। स्टोव, ओवन्स और कुकिंग अप्लायंसेस को फ्यूल प्रोवाइड करता है। कई इंडस्ट्रीज़ इसे मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइंग और केमिकल रिएक्शंस में भी यूज़ करती हैं। ये बसेस, ट्रक्स और कार्स को फ्यूल देता है कंप्रेस्ड या लिक्विफाइड फॉर्म में। ये अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स बनाने का भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बेसिकली जो आपका नेचुरल गैस है, हमारे फ्यूचर एनर्जी सोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें क्लीनर और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ स्मूथली ले जा रहा है। तो ये था काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू ब्रिज फ्यूल या फिर नेचुरल गैस। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा EU यानी कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से संबंधित। इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ब्लॉक के ऑफिशियल्स ने मिलकर एक FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू करने का डिसीजन लिया है। अब क्वेश्चन ये होता है, ये आपका जो EU है ये एक्चुअली है क्या? ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका एम है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाना पुराने सोवियत रीजन में, ठीक वैसे ही जैसे EU यानी कि यूरोपियन यूनियन में होता है। 2014 की अगर हम बात करें, 2014 में अस्ताना, जो कि अब नूर सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो इस अस्ताना में इसकी शुरुआत हुई थी एक ट्रीटी साइन करके। इसमें 5 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया। यहाँ मैप है, इसको आप देख सकते हो। और हाँ, EU में रशिया और इंडिया का रशिया जो है इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ फाइनेंशियल ईयर 2023 में $49.4 बिलियन का ट्रेड हुआ था। तो बस इंडिया और EU के बीच FTA पर बातचीत शुरू हो गई है, जो आगे चल के दोनों की इकनॉमी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, काफ़ी शॉर्ट लेकिन काफ़ी सारे हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू वेरी मच।